क्या एक पढ़ा लिखा सफल इंजीनियर अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा बड़ा कदम उठा सकता है? इस दिल दहला देने वाली सच्चाई के पीछे की कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे मर्द झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को इंटरनेट पर 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो जारी कर बताया था कि उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। खुदकुशी के बाद पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो उनकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली। कमरे में जस्टिस इज ड्यू यानी इंसाफ होना बाकी है लिखी एक तख्ती मिली। पुलिस को घर से 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट मिला, जिनमें 4 पन्ने हाथ से और 20 कंप्यूटर से प्रिंट किए गए थे। 24 पेज के इस लेटर में अतुल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इंसाफ की गुहार लगाई है। अतुल ने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और मर्दों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया। एक और नोट में उन्होंने लिखा कि वे अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों के लिए खुद को बेकसूर बता रहे हैं। इनमें दहेज प्रतिरोध कानून और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का केस शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन झूठे केसों में मेरे माता पिता और भाई को परेशान करना बंद करें। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पूरा मामला बताया। उन्होंने कहा कि 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद शादी की थी। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ। उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार उनसे हमेशा पैसों की डिमांड करता रहता था, जो वे पूरी भी करते थे। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। मैं उसे हर महीने 40 रुपए देता हूँ, लेकिन अब वह बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2-4 लाख रुपए महीने की डांट कर रही है। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से न तो मिलने देती है, न कभी बात कराती है। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और एक गोल्ड सेट मांगती थी। मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज्यादा दिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लौटाए। पत्नी ने दहेज और पिता के मर्डर का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया। इसके अगले साल पत्नी ने उनके और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का केस भी शामिल था। अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था, जिसके चलते उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अतुल सुभाष ने कहा कि यह आरोप किसी फिल्म की खराब कहानी जैसा है, क्योंकि मेरी पत्नी पहले ही कोर्ट में सवाल जवाब में इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उसके पिता लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 10 साल से दिल की डायबिटीज के लिए पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें जीने के लिए कुछ ही महीने का समय दिया था, तभी हमने जल्दबाजी में शादी की थी। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। अतुल ने कहा कि मैंने जज को बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे मर्द झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगी। अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर उसने सास से बात की तो सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसकी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने कहा कि इसके बाद मैं सोचने लगा कि मेरे कमाए हुए पैसे से मुझे और मेरे परिवार को ही परेशान किया जा रहा। मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूंगा तो ना तो पैसा होगा और न ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल सुभाष ने यह भी कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मेरे बेटे को मेरे माता पिता को दे दिया जाए। मेरी पत्नी के पास कोई वैल्यू नहीं है जो वह मेरे बेटे को दे पाए, यहाँ तक कि वह तो उसे पालने के काबिल भी नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी को मेरे मृत शरीर के पास भी ना आने दिया जाए। मेरी अस्थियों का विसर्जन भी तब हो जब मुझे इस केस में इंसाफ मिले, नहीं तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा में लिखा, मेरे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो, पत्नी मेरा शव न छू सके, जब तक प्रताड़ित करने वालों को सजा न हो, मेरी अस्थियां विसर्जित न हो। यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिवार वालों को कोर्ट बरी कर दे तो मेरी अस्थियां उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाएं।
मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को दी जाए। अतुल का कहना था कि उसके बयान को मृत्यु के पहले का बयान मानकर सबूत समझा जाए। अतुल सुभाष की खुदकुशी के बाद पुलिस ने 4 लोगों पर FIR दर्ज की, जिसमें अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 108 आत्महत्या के लिए फसाना, धारा 3, 5 जब 2 या ज्यादा लोग शामिल हो तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है का केस दर्ज किया है। अतुल सुभाष की बात इसलिए उठ गई क्योंकि उसने खुदकुशी कर ली। हमारे देश और समाज में कानून से कम भावनाओं से ज्यादा काम लिया जाता है। ऐसे में आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश दहेज कानून के खिलाफ है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दहेज प्रथा पर रोक लगाने और दहेज से जुड़े शोषण उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया था। इसको 1 जुलाई 1961 से लागू किया गया था। इस कानून के तहत दहेज देने और लेने दोनों को अपराध बनाया गया था। ये कानून पूरे भारत में हर जाति या धर्म पर लागू होता है। समय पर जरूरत के हिसाब से इस कानून में संशोधन भी किए गए हैं। दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता IPC में धारा 498A और धारा 304 भी शामिल की गई। साल 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वैसे तो इस कानून का मकसद समाज से दहेज की बुराई को खत्म करना था। इसके लागू होने के बाद भी दहेज समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये समस्या और बढ़ती गई। विडंबना यह है कि दहेज का विवाद होने पर केवल दहेज मांगने वाले पर ही मुकदमा होता है। दहेज देने वाले से सवाल नहीं किया जाता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने या देने पर कम से कम 5 साल की जेल और कम से कम 15 रुपए का जुर्माना हो सकता है। दहेज मांगने पर कम से कम 6 महीने की जेल और 10 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दहेज उत्पीड़न के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर दहेज उत्पीड़न की वजह से मौत हो जाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 साल की जेल से लेकर उम्र कैद हो सकती है। अगर कोई लड़की के पति और ससुराल वाले उसे स्त्रीधन सौंपने से मना करते हैं तो धारा 406 के तहत 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के एडवोकेट राजेश तिवारी कहते हैं, शादी में जो नकद और उपहार दिए जाते हैं उनको स्त्रीधन मान लिया जाता है। जब कोई मुकदमा होता है तो यही सब दहेज मान लिया जाता है। अब ज्यादातर मामलों में दहेज के साथ ही साथ घरेलू हिंसा की धारा की तहत भी मुकदमा लिखा दिया जाता है। जब से घरेलू हिंसा कानून बना है, इसके गलत इस्तेमाल की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिन पर बार बार सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। सरकार से भी इस कानून में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सरकार ने बदलाव किया नहीं है। जब नया कानून बन रहा था तक उम्मीद की जा रही थी कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन धाराओं की संख्या बदलने के अलावा इसमें सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मतभेदों से पैदा हुए घरेलू विवादों में पति और उसके घर वालों को IPC की धारा 498 में फंसाने की बढ़ती सोच पर गंभीर चिंता जताई। जस्टिस BV नादरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 10 दिसंबर को कहा कि धारा 498 घरेलू प्रताड़ना पत्नी और उसके परिजनों के लिए हिसाब बराबर करने का हथियार बन गई है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को चेतावनी दी थी कि वे यह तय करें कि घरेलू क्रूरता डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में पति के दूर के रिश्तेदारों को बेकार में न फंसाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मौजूदा कानून में संशोधन करने को कहा। धारा 498A BNS की धारा 85 और 86 पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल औरतें अपने पति और ससुराल वालों को आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू विवाद में झूठे मुकदमों में फंसाने पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे झूठे मुकदमों से भले ही वे बरी हो जाएं, लेकिन जो जख्म उन्हें मिलते हैं वे कभी नहीं भर सकते। अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 498 के गलत इस्तेमाल पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि दादा दादी और बिस्तर पर पड़े लोगों को भी फंसाया जा रहा है। 22 महीने में केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि पत्नियां अक्सर बदला लेने के लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज करवा देती हैं। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498 का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस गिरफ्तारी का एक्शन ले सकती है। साल 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर किसी औरत के साथ क्रूरता हुई है तो उसे क्रूरता करने वाले लोगों के बारे में भी बताना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित औरत को साफ बताना होगा कि किस समय और किस दिन उसके साथ पति और उसकी ससुराल वालों ने किस तरह की क्रूरता की है। केवल यह कह देने से कि उसके साथ क्रूरता हुई है, इससे धारा 498 का मामला नहीं बनता है। जुलाई 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि धारा 498 को शादीशुदा औरतों को उनके पति और ससुराल वालों की क्रूरता से बचाने के लिए लाया गया था, लेकिन अब इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। खुदकुशी करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर सेटलमेंट कराने के बदले में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी लिखा कि वहां मौजूद पेशकार 500 से 1 रुपए तक की घूस मुकदमे में सुविधाजनक तारीख लेने के बदले ले लेता था। इसने एक तरह से न्याय व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने आईपीसी की धारा 377 का भी इस्तेमाल किया है। यह धारा अप्राकृतिक यानी अननेचुरल सेक्स से संबंधित मामलों में लागू होती है। इस कानून के अनुसार 2 वयस्कों के बीच सहमति से बने अप्राकृतिक संबंध भी अपराध माने जा सकते हैं। अगर यह साबित हो जाए तो 10 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। जब ये धारा लागू होती है तो कोर्ट आमतौर पर जल्दी जमानत नहीं देती है। कई बार पति पत्नी के आपसी विवादों में भी बदले की भावना से इस धारा का दुरुपयोग किया जाता है। दहेज और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में भी कोर्ट जमानत देने में देरी करती है। अन्य कानूनों के तहत भी कोर्ट जमानत देने से परहेज करती है। ऐसे में मुकदमों को देखने के लिए अदालतों को एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह कहा है कि जमानत जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। इसके बावजूद जमानत मिलने में वर्षों लग जाते हैं। जमानत देना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सजा का प्रावधान तभी लागू होना चाहिए जब कोर्ट अंतिम फैसला दे। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही क्राइम, थ्रिलर और रियल स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपके अमूल्य वक्त के लिए धन्यवाद।